नमस्कार। आज हम लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मतलब उनकी सोशो कल्चरल थ्योरी पर गहराई से बात करने वाले हैं। अगर सीटीटी या एमपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को समझना बेहद जरूरी है। हमारी पूरी चर्चा का एक ही मकसद है, ये समझना कि कोई भी इंसान अपनी मौजूदा क्षमता से महारत मतलब मास्टरी तक का सफर कैसे तय करता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए चलिए दिमाग में एक तस्वीर बनाते हैं। सोचिए कि एक इंसान एक चट्टान के किनारे पर खड़ा है। ये चट्टान है उसकी आज की क्षमता मतलब करंट एबिलिटी, वो सब कुछ जो वो बिना किसी की मदद के खुद कर सकता है। और सामने एक दूसरी ऊंची चट्टान है जो उसकी संभावित महारत या पोटेंशियल मास्टरी का प्रतीक है, मतलब वो बेहतरीन स्तर जो वो हासिल कर सकता है। लेकिन दोनों के बीच एक गहरी खाई है। और वाइगोत्स्की का पूरा सिद्धांत मतलब पूरी थ्योरी इसी खाई को पाटने के बारे में है। इस खाई को वो कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम आसानी के लिए ZPD कहेंगे। ZPD, ठीक है जी। और जो पुल इस खाई को पार करने में मदद करता है उसे कहते हैं पाल या स्कैफोल्डिंग। ये स्कैफोल्डिंग ही वो मदद है जो एक सीखने वाले को पहली चट्टान से दूसरी चट्टान तक ले जाती है। चलिए इस सफर के हर एक पड़ाव को करीब से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी जादुई खाई यानी ZPD को समझते हैं। ये आखिर है क्या? जैसा कि अगले चित्र में हम देख सकते हैं, ZPD 3 स्तरों से बना है। हाँ। पहला है वास्तविक विकास का स्तर मतलब एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। इसका मतलब है वो काम जो एक बच्चा बिना किसी की मदद के बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कर सकता है। जैसे एक बच्चा 2 + 2 = 4 खुद से कर सकता है, इसमें कोई मदद नहीं चाहिए। हाँ। और दूसरा स्तर है संभावित विकास का स्तर मतलब पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। बिल्कुल। ये वो अधिकतम क्षमता है जो बच्चा किसी कुशल साथी या वयस्क की मदद से प्राप्त कर सकता है। जैसे वही बच्चा एक शिक्षक की मदद से गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन के सवाल भी हल कर सकता है। बिल्कुल सही। और इन दोनों स्तरों के बीच का जो अंतर है, जो गैप है, वही ZPD है। ये वो क्षेत्र है जहां सीखना मतलब लर्निंग घटित होता है। ये वो मैजिक जोन है जहां सहायता मिलने पर बच्चा नई ऊंचाइयों को छूता है। मैजिक जोन। हाँ, यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि परीक्षा में ZPD की परिभाषा सीधी पूछी जाती है। जैसे CTET में कोई एक MCQ आ सकता है। वाइगोत्स्की के अनुसार वह क्षेत्र जहां बच्चा किसी वयस्क की सहायता से कोई कार्य पूरा कर सकता है क्या कहलाता है? और विकल्प होंगे वास्तविक विकास का स्तर, ZPD, संभावित विकास का स्तर वगैरह। और सही उत्तर ZPD होगा। एकदम। चलिए अब इस ZPD को सीखने के 3 क्षेत्रों के संदर्भ में देखते हैं। जैसा कि आप इन 3 गोलों में देख सकते हैं, सबसे अंदर का गोला है जोन 1, आरामदायक क्षेत्र मतलब कंफर्ट जोन। ये वो काम है जो मैं अभी आराम से कर सकता हूँ, इसमें कोई चुनौती नहीं है, इसलिए यहाँ सीखना भी बहुत कम होता है। जैसे जिस बच्चे को गिनती आती है उसे बार बार 1 से 10 तक गिनने के लिए कहना वो बोर हो जाएगा। और सबसे बाहर का गोला है जोन 3, तनाव क्षेत्र, जिसे पैनिक जोन कहते हैं। ये वो काम है जो मैं अभी मदद के साथ भी नहीं कर सकता। ये इतना मुश्किल होता है कि बच्चा घबरा जाता है और सीखने की प्रक्रिया ही रुक जाती है। हाँ, जैसे 5 साल के बच्चे को कैलकुलस सिखाने की कोशिश करना। वो तो बिल्कुल ही पैनिक जोन हो गया। जी। और इन दोनों के बीच में है जोन 2, ZPD, यानी सीखने का क्षेत्र। ये वो काम है जो मैं मदद के साथ कर सकता हूँ। यहीं पर शिक्षक का जादू होता है। एक अच्छा शिक्षक हमेशा छात्र को इसी जोन में रखकर पढ़ाता है जहां चुनौती तो हो लेकिन वो असंभव ना लगे। अच्छा। परीक्षा में स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आ सकता है। एक स्टेटमेंट होगा, प्रभावी शिक्षण के लिए एक शिक्षक को छात्रों को हमेशा उनके कंफर्ट जोन में रखना चाहिए। आपको बताना होगा कि ये सही है या गलत। तो वाइगोत्स्की के अनुसार ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। प्रभावी शिक्षण ZPD में होता है। दोस्तों, अगर ये डिटेल्ड मास्टर क्लास आपको मदद कर रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब जब ZPD स्पष्ट हो गया है तो देखते हैं कि इस खाई को पाटने वाले पुल यानी स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है। तो स्कैफोल्डिंग वो अस्थायी सहयोग मतलब टेम्पररी सपोर्ट है जो बच्चे को ZPD पार करने में मदद करता है।
इसके 3 मुख्य गुण हैं। ये अस्थायी मतलब टेम्पररी होता है, हमेशा के लिए नहीं। ये समायोज्य एडजस्टेबल होता है, यानी बच्ची की ज़रूरत के अनुसार इसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और इसका अंतिम लक्ष्य मतलब गोल बच्चे को आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट बनाना है। सही। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साइकिल चलाना सीखना, है ना? हाँ, बिल्कुल क्लासिक उदाहरण है। शुरुआत में माता पिता पूरी साइकिल पकड़कर मतलब पूर्ण सहयोग देकर सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे सिर्फ पीछे से हल्का सहारा देते हैं, सहयोग कम करते हैं, और अंत में जब बच्चा सीख जाता है तो वे सहारा पूरी तरह हटा लेते हैं और बच्चा स्वतंत्रता से साइकिल चलाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ऐसे हल्के में मत लेना। परीक्षा में अक्सर स्कैफोल्डिंग की प्रकृति पर सवाल आता है। एमपीएससी में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्कैफोल्डिंग की विशेषता नहीं है, और विकल्पों में स्थायी यानी परमानेंट भी दिया होगा और वही सही उत्तर होगा। क्योंकि स्कैफोल्डिंग हमेशा अस्थायी होती है। हमेशा। तो ये सहयोग या स्कैफोल्डिंग देता कौन है? वाइगोत्स्की ने इसके लिए मोर नॉलेजेबल अदर या MKO शब्द का इस्तेमाल किया। जी। MKO, जैसा कि आप देख सकते हैं, MKO कोई भी हो सकता है जिसके पास सीखने वाले से अधिक कौशल या ज्ञान हो। ये पारंपरिक रूप से एक शिक्षक या माता पिता हो सकते हैं। ये सहपाठी मतलब पियर्स भी हो सकते हैं। अक्सर बच्चे अपने दोस्तों से बेहतर सीखते हैं। इसे सहयोगात्मक अधिगम या कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। सही बात है। और आज के डिजिटल युग में MKO तकनीक या AI भी हो सकती है, जैसे कोई एजुकेशनल ऐप या ऑनलाइन ट्यूटोरियल। वही बोल। और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये समझना जरूरी है कि MKO उम्र में बड़ा हो या जरूरी नहीं है। अच्छा। एक छोटा भाई भी अपने बड़े भाई को वीडियो गेम खेलना सिखा सकता है, तो उस संदर्भ में छोटा भाई MKO है। हाँ, ये तो होता है। तो सीटेट में एक सिचुएशन आधारित प्रश्न आ सकता है जिसमें आपको दिए गए विकल्पों में से MKO को पहचानना होगा। इस पॉइंट के बिल्कुल बाद एक और जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, भाषा की भूमिका। वाइगोत्स्की के लिए भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि सोचने का औजार है, टूल ऑफ थॉट। बिल्कुल, सबसे जरूरी औजार। उन्होंने भाषा विकास के 3 चरण बताए। पहला है सामाजिक वाक्य या सोशल स्पीच, जो 0 से 3 साल तक होता है। बच्चा दूसरों से संवाद करने के लिए भाषा का उपयोग करता है, अपनी जरूरतों को बताना, जैसे दूध, पानी। फिर दूसरा निजी वाक्य या प्राइवेट स्पीच, 3 से 7 साल की उम्र में बच्चा खुद से बात करता है। हाँ, वो जो बच्चे बड़बड़ाते रहते हैं खेलते हुए। हाँ बिल्कुल, वही। ये आत्मनियमन मतलब सेल्फ रेगुलेशन के लिए होता है, जैसे कोई बच्चा पजल सुलझाते हुए खुद से कहता है, नहीं ये टुकड़ा यहाँ नहीं लगेगा, शायद वहां लगेगा। सही। और तीसरा है आंतरिक वाक्य या इनर स्पीच, जो 7 साल के बाद होता है। यही निजी वाक्य धीरे धीरे मन के अंदर चली जाती है और विचार या चिंतन का रूप ले लेती है। और यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट है जो वाइगोत्स्की को पियाजे से अलग करता है। क्या है वो? वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा पहले आती है, विचार बाद में, जबकि पियाजे इसका ठीक उल्टा मानते थे। वो जो प्राइवेट स्पीच है, पियाजे उसे अपरिपक्व मतलब इमेच्योर मानते थे। अच्छा। जबकि वाइगोत्स्की इसे सीखने में सहायक मानते हैं। ये बिंदु परीक्षाओं में अक्सर मतलब बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अब इसके अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसे आंतरीकरण या इंटरनेशनलाइजेशन कहते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत जरूरी है। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे के सांस्कृतिक विकास में हर कार्य 2 बार दिखाई देता है। पहले यह लोगों के बीच सामाजिक स्तर पर होता है, जिसे इंटरसाइकोलॉजिकल कहते हैं। इंटरसाइकोलॉजिकल मतलब लोगों के बीच। जी। फिर वही सीखना बच्चे के भीतर व्यक्तिगत स्तर पर समाहित हो जाता है, जिसे इंट्रासाइकोलॉजिकल कहते हैं। इंट्रासाइकोलॉजिकल मतलब खुद के भीतर। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को आंतरीकरण कहते हैं। जैसे पहले एक पिता अपने बच्चे को कहानी सुनाता है, यह इंटरसाइकोलॉजिकल हुआ। बाद में बच्चा उस कहानी को अपने मन में खुद को सुनाता है और उसके नैतिक मूल्यों को समझता है, यह इंट्रासाइकोलॉजिकल हो गया। यह प्रक्रिया सीखने की नींव है। समाज में जो ज्ञान मौजूद है, बच्चा उसे इसी प्रक्रिया के माध्यम से अपना बनाता है। एमपीएससी में इस पर असर्शन रीजन का सवाल बन सकता है। कैसे? असर्शन ए होगा, वाइगोत्स्की के अनुसार सभी उच्च मानसिक कार्य सामाजिक अंतःक्रिया से उत्पन्न होते हैं। और रीजन आर होगा, ज्ञान का आंतरीकरण इंटरसाइकोलॉजिकल से इंट्रासाइकोलॉजिकल स्तर पर होता है। तो यहाँ दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। एकदम सही। अब जब ये क्लियर हो गया तो देखते हैं कि शिक्षक क्लास में स्कैफोल्डिंग की कौन सी तकनीकें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है।
पहली है मॉडलिंग, मतलब मॉडलिंग मैं करके दिखाता हूं, तुम देखो। शिक्षक खुद एक समस्या हल करके दिखाते हैं। दूसरी है कार्य को तोड़ना, मतलब ब्रेकिंग डाउन टास्क्स, एक बड़े और जटिल काम को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में बांटना। जैसे एक निबंध लिखने को विषय चयन, रूपरेखा, लेखन और संपादन में तोड़ना। ये बहुत काम आता है। तीसरी है प्रश्न पूछना, क्वेश्चनिंग, सीधे उत्तर देने के बजाय ऐसे संकेत या प्रश्न पूछना जो छात्र को सही उत्तर तक पहुंचने में मदद करें। हाँ, गाइड करना, जवाब देना नहीं। और चौथी है प्रतिपुष्टि, मतलब फीडिंग बैक, सिर्फ उत्तर सही या गलत बताने के बजाय सुधार के लिए सुझाव देना। ये चारों तकनीकें बहुत व्यवहारिक हैं। परीक्षा में आपको एक कक्षा का परिदृश्य दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि शिक्षक कौन सी स्कैफोल्डिंग तकनीक का उपयोग कर रहा है। दोस्तों, अगर वाइगॉत्स्की का ये सिद्धांत आपको स्पष्ट हो रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, वाइगॉत्स्की और पियाजे के सिद्धांतों में कुछ मुख्य टकराव हैं। ये टेबल इन अंतरों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। हाँ, ये टेबल तो बहुत जरूरी है। पहला अंतर, वाइगॉत्स्की कहते हैं सीखना पहले होता है, विकास बाद में, लर्निंग प्रिसीड्स डेवलपमेंट, जबकि पियाजे कहते हैं विकास पहले होता है, सीखना बाद में, डेवलपमेंट प्रिसीड्स लर्निंग। बिल्कुल उल्टा। दूसरा, वाइगॉत्स्की के लिए सामाजिक संदर्भ मुख्य है, जबकि पियाजे के लिए जैविक या उम्र के चरण मुख्य हैं। सही। तीसरा, वाइगॉत्स्की निजी वाक् प्राइवेट स्पीच को सीखने में सहायक मानते हैं, जबकि पियाजे निजी वाक् को अहं केंद्रित, मतलब ईगोसेंट्रिक और अपरिपक्व मानते हैं। ये टेबल आपके परीक्षा की तैयारी के लिए गोल्ड माइन है। इससे कम एक प्रश्न निश्चित रूप से बनता है। हर बिंदु को अच्छी तरह से याद कर लें। प्रश्न सीधे आ सकता है, किस मनोवैज्ञानिक का मानना था कि विकास सीखने की प्रक्रिया का अनुसरण करता है? और उत्तर होगा जीन पियाजे। बिल्कुल। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है संस्कृति, कल्चर। जैसा कि आप इस मंदिर की संरचना में देख सकते हैं, संज्ञानात्मक विकास, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की छत 3 स्तंभों पर टिकी है। सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब सोशल इंटरैक्शन, भाषा यानी लैंग्वेज, और संस्कृति यानी कल्चर। संस्कृति एक टूल किट की तरह है जो यह तय करती है कि हम क्या सीखते हैं और कैसे सीखते हैं। यह हमें सोचने के लिए बौद्धिक उपकरण प्रदान करती है, जैसे भाषा, गणितीय प्रणालियां और स्मृति रणनीतियां। इसका अर्थ है कि एक बच्चे का विकास उसके सांस्कृतिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब जिस संस्कृति में बच्चा पलता बढ़ता है वो उसके सोचने के तरीके को आकार देती है। ये एक बहुत गहरा बिंदु है। चलिए अब इन सिद्धांतों के क्लासरूम एप्लीकेशंस देखते हैं। हाँ, असल क्लास में ये कैसे काम करता है? पहला है पारस्परिक शिक्षण, मतलब रेसिप्रोकल टीचिंग। इसमें शिक्षक और छात्र बारी बारी से संवाद का नेतृत्व करते हैं, जिसमें सारांश बनाना, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना शामिल है। ये ग्रुप्स में होता है। दूसरा है सहकर्मी शिक्षण, पेयर ट्यूटरिंग। इसमें अलग अलग क्षमता वाले छात्रों के समूह बनाए जाते हैं, जहां एक अधिक सक्षम छात्र कम सक्षम छात्र की मदद करता है। MQ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ सीधे लागू होता है। तीसरा है सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसमें छात्र एक साझा लक्ष्य के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। और चौथा है गतिशील मूल्यांकन, डायनामिक असेसमेंट। ये पारंपरिक मूल्यांकन से अलग है। कैसे अलग है? यह सिर्फ ये नहीं जांचता कि बच्चा क्या जानता है, बल्कि ये भी जांचता है कि वह मदद के साथ क्या सीख सकता है। यह सीधे ZPD को मापता है। ओके। ये सभी विधियां आधुनिक शिक्षा शास्त्र का हिस्सा हैं। परीक्षा में आपको केस स्टडी दी जा सकती है। जैसे श्रीमती शर्मा अपने कक्षा में छात्रों को छोटे समूहों में विभाजित करती हैं ताकि वे मिलकर एक विज्ञान परियोजना पर काम कर सकें। वह किस सिद्धांत का उपयोग कर रही हैं? उत्तर होगा सहयोगात्मक अधिगम। बिल्कुल। अंत में इस पूरी प्रक्रिया का लक्ष्य क्या है? जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जैसे जैसे छात्र की क्षमता यानी स्टूडेंट कॉम्पिटेंस बढ़ती है, शिक्षक की सहायता, टीचर सपोर्ट धीरे धीरे कम होती जाती है। ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ, सहायता को धीरे धीरे हटाने की इस प्रक्रिया को फेडिंग या फेडिंग कहते हैं। लक्ष्य छात्र को पूरी तरह से आत्मनिर्भर, मतलब इंडिपेंडेंट बनाना है। ये स्कैफोल्डिंग का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। एक अच्छा शिक्षक यह जानता है कि सहायता कब देनी है और कब हटानी है। संतुलन बहुत जरूरी है। बहुत।
यदि सहायता बहुत जल्दी हटा दी जाती है तो छात्र निराश हो सकता है, और यदि ये बहुत देर तक दी जाती है तो छात्र निर्भर हो सकता है। आज की इस विस्तृत चर्चा को लेव वाइगोत्स्की के एक प्रसिद्ध कथन के साथ समाप्त करते हैं, जो बच्चा आज सहयोग के साथ कर सकता है वो कल स्वतंत्र रूप से कर सकेगा। क्या बात है। संक्षेप में, ZPD वह पुल है और स्कैफोल्डिंग वह तकनीक है जो हमें क्षमता से वास्तविकता तक ले जाती है। बिल्कुल। और आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूं। बताइए। क्या आज की AI संचालित दुनिया में तकनीक एक आदर्श MKO बन सकती है, जो हर छात्र के ZPD को व्यक्तिगत रूप से समझकर उसे सहायता प्रदान करे? या इसमें मानवीय स्पर्श की कमी हमेशा एक बाधा बनी रहेगी? इस पर सोचिएगा। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।